वर्षों पहले जब हम आपके हैं कौन देखा था तो मुझे खबर भी नहीं था कि उस फिल्म की कहानी केशव प्रसाद मिश्र की उपन्यास कोहबर की शर्त से ली गई है। लोग यही कहते थे कि कहानी राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म नदिया के पार का रीमेक है। बाद में नदिया के पार भी देखने का मौका मिला और मुझे नदिया के पार फिल्म हम आपके हैं कौन से ज्यादा पसंद आया। जहां नदिया के पार की पृष्ठभूमि में भारत के गांव थे, वहीं हम आपके हैं कौन की पृष्ठभूमि में भारत के शहर। मुझे कई वर्षों बाद पता चला कि नदिया के पार फिल्म हिंदी उपन्यास कोहबर की शर्त की कहानी पर आधारित है। तभी से मन में ललक और इच्छा थी कि इस उपन्यास को पढ़ा जाए। वैसे भी कहा जाता है कि उपन्यास की कहानी और फिल्म की कहानी में बहुत असमानताएं होती हैं। वहीं यह भी कहा जाता है कि फिल्म को देखकर आप उसके मूल उपन्यास या कहानी को जज नहीं कर सकते। हाल ही में मुझे कोहबर की शर्त उपन्यास को पढ़ने का मौका मिला। मैं अपने विवाह पर जब गांव जा रहा था तो आदतन कुछ किताबें ही ले गया था, क्योंकि मुझे साफ साफ बताया गया था कि मैं किताबें न लेकर आऊं। उन्हीं 4 किताबों में एक था कोहबर की शर्त। मैं दिल्ली से दूर 25 दिन रहा, लेकिन मेरे हमसफर रहे इन 4 उपन्यासों को पढ़ने का वक्त मुझे नहीं मिला। जब मैं बिहार से दिल्ली की वापसी कर रहा था तो मैंने सबसे पहले कोहबर की शर्त ही पढ़ने का फैसला किया। उपन्यास मेरे लिए और अधिक खास इसलिए हो गया क्योंकि मैंने स्वयं अपने विवाह में कोहबर के दर्शन किए थे और साथ ही उसके नियमों का पालन भी। मैंने अपने ससुराल में जितना वक्त बिताया सब कोहबर में भी बिताया, इसलिए भी मुझे इस उपन्यास को पढ़ने की इच्छा अधिक थी। उपन्यास की कहानी फिल्म से ज्यादा जुदा नहीं है, बल्कि बहुत ही जुदा है। बलिहार और चौबे छपरा के जनजीवन को आप उपन्यास में ही साक्षात जी सकते हैं। जहां फिल्म सिर्फ चंदन और गुंजा के प्रेम और बलिदान पर आधारित थी, वहीं उपन्यास चंदन, गुंजा और बलिहार के लोगों की कहानी है। लेकिन कोई अगर उपन्यास पढ़े तो उसे पता चल जाएगा कि उपन्यास का केंद्र बिंदु सिर्फ गुंजा और बलिहार है। उत्तर प्रदेश और बिहार से बीच स्थित जिले बलिया के एक गांव बलिहार और चौबे छपरा में तब एक संबंध कायम हो जाता है जब बलिहार के अंजोर तिवारी, जो पूरे गांव के काका थे, और चंदन के माँ बाप के भी बड़े भतीजे ओंकार के लिए चौबे छपरा के वैद्य की एलडी रिढ़ा की रूपा का रिश्ता जुड़ा। चंदन ओंकार का छोटा भाई था तो गुंजा रूपा की छोटी बहन। विवाह की रात कोहबर की रस्म में गुंजा और चंदन के बीच चलने भी नोक झोंक दोनों को एक ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर देती है जो जाकर उस सागर में गिरता जिसे लोग प्रेम, मोहब्बत, इश्क और चाहत कहते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी को होस्ट करेंगी मिस बेला। हेलो दोस्तों, मैं हूँ बेला, इस कहानी की होस्ट। हमारे चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। आप अपना प्यार और दुलार इसी तरह से हमें देते रहें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कहानी कोहबर के शर्त का पहला भाग। दृश्य रेलवे स्टेशन। कचहरी से काका को 4 बजे फुर्सत मिली। 3 बजे मुकदमे की पेशी हुई, 4 बजे तक बहस। बाहर निकलते ही वकील से विदा मांगी और गाड़ी पकड़ने स्टेशन की ओर लपके। स्टेशन पहुंचते पहुंचते पसीने से नहा गए। पूरब वाली 5 बज्जी प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। बैठने को जगह खोजने लगे। रोज की तरह सांझ को घर लौटने वाले मुकदमेबाज और बिना टिकट चलने वाले स्कूली लड़कों से बलिया से पूरब जाने वाली यह गाड़ी खचाखच भर गई थी। सारी भीड़ 5 स्टेशनों तक की थी। पहले स्टेशन बांसडीह पर ही भर कर भीड़ उतर जाती है, लेकिन काका को 3 स्टेशन रेवती तक जाना था। पूरी गाड़ी के 2 चक्कर लगाने के बाद बड़ी कठिनाई से एक डिब्बे में खड़े होने को जगह मिली। जगह तो मिली, लेकिन गर्मी के मारे खड़ा रहना भी कठिन लगने लगा। अंगोछे से हवा करते हुए चुपचाप बाहर देखते रहे। गाड़ी चली तब जान में जान आई। बांसडीह के बाद सहतवार, फिर रेवती आया। काका उतरे तो दिन डूबने में अभी 1.5 घंटे की देर थी। स्टेशन से बाहर निकलते ही पूरब दक्षिण के कोन पर गढ़ सा बसा हुआ गांव बलिहार दिखाई देने लगता है। धरती तो 2 ही कोस की है, लेकिन चलाती बहुत है। स्टेशन से चौबे छपरा के बीच का चौड़ा सपाट ताल जल्दी कटता ही नहीं। आजकल तो रामपुर के सामने भरी हुई नदी सोना पार करनी पड़ती है। अगर नाव न मिली तो देह के सारे कपड़े सिर में लपेट तैरना पड़ता है। अंजोर रहते अगर पहुंच गए तब भी गनीमत रहती है, नहीं तो संझलौके में इस उफनती हुई नदी को देखकर हिम्मत छूट जाती है। भादों की सांझ का कौन ठिकाना। बादल पहले ही घटा घिराई, फिर काका को रात में रतौंधी होती थी। प्लेटफॉर्म पर उतरकर एड़ी के बल उचक उचक कर काका ने उतरे हुए लोगों को ध्यान से देखा, लेकिन जब गांव का कोई न दिखा तो बाहर निकलने के लिए बाहर फुर्ती से फाटक की ओर बढ़े। स्टेशन की सीमा के बाहर दलान के नीचे महाजन की दुकान के पास पहुंचे तो उसने टोका,
इधर कहाँ तिवारी जी? काका चलते चलते बोले। गांव जा रहा हूँ महाजन, रुकना नहीं होगा। अकेले हैं, इसी से तेजी है। राह तो बंद हो गई है। काका चलते चलते रुक गए। क्या कहा? कितने दिनों पर बलिया से लौटे हैं? 3 दिनों पर। गया था सुख को, पेशी हुई आज सोमवार को। तभी तो मालूम नहीं है। पानी तो पोखरे तक चढ़ाया है। देखते नहीं, सारे लोग पटरी के किनारे किनारे पुल की ओर छारा पकड़ने को बढ़ रहे हैं। चारा चलने लगा क्या? खूब, चारों ओर जवार में पानी भर गया। अब भी छारा नहीं निकलेगा। अब तो स्टेशन आना जाना और भी आसान हो गया। पुल से 4 पैसे सवारी, यहाँ बैठकर एकदम गांव पर उतरना। हमने भी कहा कि लोग पुल की ओर क्यों बढ़ रहे हैं। 3 दिन में सरेह डूब गई तो भगवान जाने आगे क्या हो। यह कहकर काका स्टेशन की ओर वापस मुड़े, जहाँ से पटरी के किनारे किनारे पूरब की ओर बढ़े। पुल पर पहुंचे तो केवल 2 छारा बची थी, जिनमें 10-10, 12-12 लोग बैठे थे। 3 पहले से ही भरकर आगे बढ़ गई थी। चौबेपुर, पियरौंटा, रामपुर, अचलगढ़, छेड़ी और अपने गांव बलिहार के चारों ओर जल ही जल दिखाई पड़ता था। दूर तक फैली हुई इस अपार जल राशि को काका देखते ही रह गए। परसों आए थे तो सरेह में भदई लहरा रही थी और आज उसका नाम निशान तक नहीं। 7-7 फीट ऊंचे जोन्हरी जनेरा के पौधों की फुनगी तक नहीं दिखाई देती। चारों ओर गंगा का मटमैला उबलता जल हिलोरे मार रहा था। धन्य हो माता गंगा। काका ने झुककर किनारे से अंजुरी भर जल ले माथे पर चढ़ाया और डंडे के सहारे एक छारा पर चढ़ गए। छारा को पूरी सवारियां मिल गईं तो एक मल्लाह अगली फेंक पर, दूसरा पिछली फंक पर बैठकर पतवार चलाने लगे। छप्पू छप करता हुआ छारा मटमैले जल पर बढ़ चला। बड़ी आस थी कि युग युग का संकट अब दूर हुआ। एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाते हुए काका बोले। कैसे हो तिवारी जी? सामने बैठे पटवारी शिव बालक लाल ने पूछा। बांध बंद जाने से आस थी कि इस साल पानी नहीं चढ़ेगा। है, सरकार ने लाखों रुपए खर्च करके यह बांध बंधवाया, लेकिन पानी के वेग को भला ऐसा बांध क्या रोकता। पानी ने धक्का मारा, तेलिया नाला के पास बांध दरक गया और देखते देखते सरेहों में लबालब पानी। अपार जल पर पतवारों की छप छप के साथ पानी काटता हुआ छारा बढ़ रहा था। जिधर देखो उधर ही जल रेवती से आगे गोलाई में घूमी हुई रेलवे लाइन के चारों ओर, जहां तक आंखें देख सकती थीं, जल ही जल दिखाई पड़ता था। 84 की जनेरा जोन्हरी की कचौह, हरी भरी फसलें फुनगियों तक डूब गई थीं। बस खेतों में जहां तहां खड़े बबूल के पेड़ ही दिखाई पड़ते थे। आगे की कहानी अगली पोस्ट में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ, कमेंट करके ये अवश्य बताना कि मैं आपको कैसी लगी। धन्यवाद।